अस्सलामुअलैकुम। बदलती रुत में आपको खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उन्वान: शहजादी कीसरा और किस्मत का पुलटाव। एक जमाने की बात है। एक बादशाह था कुद्दूस, जिसकी सल्तनत बहुत वसी और खुशहाल थी। इंसाफ की जबान उसके मुल्क में घर करती थी। लोग अमन से रहते और अपने काम में मगन रहते। बादशाह के दरबार में हर कोई उसकी अजमत का एतराफ करता था। उसके वजीर आजम जाशिर भी बड़े काबिल और फरमाबरदार थे। जाशिर का एक बेटा था कबीर, नेक दिल और बाअखलाक। बादशाह का अपना बेटा रईस भी था, दिल का अच्छा मगर सल्तनत की बड़ाई में रवा रखे जाने वाले रस्मो रिवाज से जुड़ा हुआ। कबीर और रईस बचपन से ही बड़े गहरे दोस्त थे। वो एक दूसरे के राज जानते, साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के दुख बांटते। बादशाह कुद्दूस को ये बात रास ना आई। एक दिन उसने दरबार में सख्त लहजे में कहा, ये काबिले बर्दाश्त नहीं कि हमारे वजीर का बेटा मेरी औलाद के साथ इतनी नजदीकी रखे। ये छोटी बात नहीं, हमें कुछ करना होगा ताकि ये दोस्ती खत्म हो। वजीर जाशिर बादशाह का अटल फरमाबरदार था। उसने झुककर कहा, हुजूर, जिस हुक्म की आप फरमाइश करें मैं वही करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये रिश्ता टूट जाए। जाशिर ने 3 तेज जहन खवातीन को महल बुलाकर आजमाया। हर एक ने अपनी फनकारी दिखाई मगर वो सब नाकाम रहीं। इनके तरीक़े खाम, बेरू या बेअसर साबित हुए। दरबार में सरपेट के साथ तबसरे उठने लगे। फिर एक चौथी औरत का नाम आया, एक निहायत होशियार और बोलबंद औरत जिसे लोग दूर दूर तक अक्ल और मक्कारी के लिए जानते थे। उसने दावा किया कि वो तो आसमान से सितारे भी तोड़ लाएगी अगर कहा जाए। बादशाह ने उसे चैलेंज सौंपा। वो औरत जिसका नाम मेहरा था महल आई। उसने एक मखसूस शर्त रखी, मुझे एक डोली दीजिए और 4 मजबूत लोग जो इसे उठाएं। मुझे इस डोली में बिठाकर एक वीरान मकाम पर छोड़ दिया जाए। फिर आप चारों वापस आ जाएंगे और मैं अकेले वो जगह पर कुछ करके आसमान बदला दूंगी। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर और दरबारी हैरत ज़दा थे, मगर बादशाह ने कहा, इसे आजमाओ, पर शर्त यह है कि अगर तुम नाकाम हुई तो सज़ा भुगतोगी। चूंकि जाशिर अपनी हुक्मरान की फरमाबरदारी में पक्का था, उसने मेहरा की बात मान ली। 4 जवान लोगों ने डोली उठाई, मेहरा को उसमें बिठाया और मुकर्ररा वीरान घराने में पहुंचाकर डोली रखी। उन्होंने हुक्म के मुताबिक वापस कदम बढ़ा दिए, दरबार को खबर भेजने के लिए कि अब मेहरा अकेली है और जो कुछ भी होना है वहां होगा। मेहरा ने जब वीराने में आंखें खोली तो उसने देखा चांदनी रोशनी, खामोशी और उसके सामने एक छोटा सा तालाब था। वो नर्म अल्फाज में तालाब के सामने खड़ी हुई और बोली, ए खामोश फितरत, तुम मेरे यार हो। आज मैं दिखाऊंगी कि इंसान के दिल को कैसे बदला जा सकता है। जब कबीर और रईस इस मुकाम से गुजर रहे थे जहां मेहरा की डोली रखी थी, तो अचानक मेहरा ने अपना हाथ उठाया जैसे किसी को बुला रही हो। दोनों दोस्त ठटक कर रुक गए। क्या वो मुझे बुला रही है या तुम्हें? कबीर ने इशारे से रईस को आगे जाने का कहा। रईस थोड़ा झुचका मगर अदबन मेहरा के करीब गया। तुमने बुलाया था? रईस ने नर्म लहजे में पूछा। मेहरा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, ऐसी जो कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह जाए। वो खामोश रही। रईस ने दोबारा पूछा मगर उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं। रईस वापस लौट आया। कबीर ने फौरन पूछा, क्या कहा उसने? रईस ने जवाब दिया, कुछ नहीं। कबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया मगर उसके दिल में एक नाजुक सा शक पैदा हुआ। क्या वाकई कुछ नहीं कहा या रईस मुझसे कुछ छुपा रहा है? अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। दोनों महल के करीब से गुजर रहे थे और मेहरा ने फिर वही इशारा किया। दोनों फिर उलझ गए। कबीर ने इस बार कहा, नहीं, आज तुम नहीं, मैं जाऊंगा। रईस ने कंधे उचकाए और कहा, जाओ देख लो। कबीर गया मगर मेहरा ने उससे भी कोई बात ना की।
वो बस एक खामोश निगाह से उसे देखती रही, जैसे कोई पहेली हो जिसका जवाब कभी ना मिले। कबीर ने कि ये दोस्ती मुमकिन नहीं, ये फासला कुदरती है। कबीर का दिल बोझल होने लगा और रईस के लहजे में भी गैर इरादी सख्ती आने लगी। यूं खामोशी से बिना किसी तूफान या शोर के एक अजीम दोस्ती के दरख्त में दुरार पड़ गई और आखिरकार एक गलतफहमी, एक औरत की खामोशी और एक शक उन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। अगले दिन रईस की हालत अचानक बिगड़ गई। वो कई दिनों तक बुखार और कमजोरी में मुब्तला रहा। तबीबों ने हर नुस्खा आजमाया मगर कोई फायदा न हुआ। बादशाह कुद्दूस सख्त परेशान था। अपने उकलूते बेटे को यूं निढाल देखकर उसका दिल बेचैन रहने लगा। रईस एक दिन बादशाह ने वजीर जाशिर से कहा, शायद महल की फजा रईस के लिए बोझ बन चुकी है। इसे दरिया के किनारे भेज दो जहां हवा में ताजगी हो। शायद कुदरत के लम्स से इसकी सेहत बहाल हो जाए। यूं रईस को दरिया के किनारे एक खूबसूरत छोटे से मकान में भेज दिया गया। वहां नीला आसमान, लहरों की सरगोशी और सरसब्ज दरख्तों का साया था, मगर रईस का दिल अब भी खाली खाली था। एक सुबह जब वो दरिया के किनारे बैठा हुआ पानी में कंकरियां फेंक रहा था, अचानक उसकी नजर एक हसीन लड़की पर पड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के दूसरे किनारे से आ रही थी। एक हाथ में उसके पास फूल था और दूसरे हाथ में घड़वी, पानी का छोटा बर्तन। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर एक अजीब चमक पैदा कर रही थीं। रईस के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी जगह से उठा, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो लड़की अचानक रुक गई। फूल और घड़वी को फजा में थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गई। रईस हैरान रह गया। क्या ये ख्वाब था या कोई इशारा? अगले दिन वो फिर दरिया के किनारे गया और वही मंजर दोहराया गया। लड़की फिर आई, हाथ में फूल और घड़वी लिए। मुस्कुराई नहीं, बोली नहीं, बस एक लम्हे को रुकी, रईस की तरफ देखा और गायब हो गई। तीसरे दिन भी यही हुआ। अब रईस के दिल में तजस्सुस के साथ एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था, मगर चौथे दिन वो नहीं आई। रईस ने सुबह से शाम तक दरिया के किनारे इंतजार किया, मगर वहां सिर्फ खामोश लहरें थीं। अगले 2 दिन भी वो रोज आता रहा, मगर वो चेहरा, वो फूल, वो घड़वी जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा बन गए हों। रईस का दिल बोझल होने लगा और उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा गर्दिश करता रहा। रातों को वो उसी की याद में जागता, दिन में उसी की तलाश में दरिया के किनारे चक्कर काटता। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से बीमार पड़ गया, मगर इस बार बीमारी जिस्म की नहीं, दिल की थी। जब कबीर को रईस की बिगड़ती हालत की खबर मिली तो उसका दिल पिघल गया। पिछले दिनों की रंजिशें, शिकवे सब भूलकर वो फौरन महल पहुंचा। अपने कबीर की तरफ रईस के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा रईस कमजोर बिस्तर पर लेटा हुआ है, चेहरा जर्द, आंखों में नमी। कबीर ने नर्म लहजे में पूछा, मेरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? रईस ने थके हुए लहजे में कहा, कबीर, तुम नहीं समझोगे, मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो अब मेरी आंखों से जाता नहीं। फिर उसने सारा वाकया सुनाया, दरिया, वो लड़की, फूल, घड़वी और उसकी रोजाना की झलकियां। कबीर खामोशी से सुनता रहा और फिर गहरी सांस ली। फूल और घड़वी? वो बोला, शायद ये किसी जगह या इशारे का रमज है। कबीर खामोशी से सुनता रहा और फिर गहरी सांस ली। फूल और घड़वी? वो बोला, ये कोई मामूली बात नहीं, शायद किसी इशारे या नाम का रमज हो। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक उभरी। हाँ, वो फूल कैसर का था और घड़वी शायद उसके नाम की तरफ इशारा हो, कैसरा। वो जोश से बोला, हो सकता है तुम्हारी वो हसीना फूलगढ़ गांव की हो। मशक्की इलाके में एक ऐसा मकाम है जहां कैसर के फूल बहुत मशहूर हैं। रईस ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कबीर, क्या तुम वाकई समझते हो कि वो सच में मौजूद है? कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत कभी वहम नहीं होती रईस, मैं उस गांव को खुद तलाश करूंगा। शायद वही तुम्हारी बीमारी का इलाज हो और शायद इसी में हमारा मुकद्दर छुपा है। यूं कबीर ने अपना सफर तय करने का इरादा किया और एक नए राज, एक नए इम्तिहान की शुरुआत होने वाली थी, जहां मोहब्बत, हकीकत और तकदीर एक दूसरे में घुलने वाले थे। कबीर और रईस दोनों उस हसीना की तलाश में निकल पड़े। कई गांवों और वादियों से गुजरते हुए वो एक हसीन वादी में पहुंचे,
جہاں بادشاہ کے محل سے متصل ایک شاہی باغ تھا۔ وہاں ایک عورت کیسر کے پھول چننے میں مصروف تھی۔ رئیس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، اے بہن، یہ پھول کس کے لیے جمع کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ تو ہماری شہزادی کے لیے ہے۔ روزانہ ان کے لیے تازہ کیسر کے پھول باغ سے محل بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سن کر رئیس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ دونوں دوستوں نے مدد کی پیشکش کی اور پھول چنتے چنتے بڑی احتیاط سے ایک خط پھولوں کے درمیان رکھ دیا۔ ساتھ ہی مالی عورت سے کہا، اگر یہ پھول تم شہزادی کو دو تو یہ چھوٹا سا انعام قبول کرنا، بس اس تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ کوئی اس سے ملاقات کے لیے باغ میں منتظر ہے۔ شہزادی کیسرا نے جب وہ پھول اور خط پایا تو اس کے چہرے پر حیرت اور دل میں ایک انجان مسرت جاگ اٹھی۔ اگلے ہی دن وہ محل کے باغ کی طرف آئی جہاں رئیس اس کا منتظر تھا۔ باغ کے ایک کونے میں ایک پرانا کمرہ تھا جہاں باغ کے مزدور اور مالی سامان رکھا کرتے تھے۔ شہزادی وہاں داخل ہوئی اور رئیس بھی اس کے پیچھے اندر گیا، لیکن چند مالیوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ شہزادی اور ایک اجنبی مرد باغ کے کمرے میں اکیلے۔ فوراً محل کے محافظوں کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر میں پورے باغ میں افواہیں گونجنے لگیں۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا، اس گستاخ کو گرفتار کرو اور صبح اس کا سر قلم کر دینا۔ کبیر جو باغ کے دوسرے حصے میں موجود تھا، یہ سب دیکھ کر فوراً ایک چال سوچنے لگا۔ اس نے خود کو عورت کا بھیس دیا، ہاتھ میں مٹھائیوں کی ٹوکری لی اور باغ کے دروازے پر آ کر بلند آواز میں کہا، آج کے دن میں نے آزادی لی ہے، اس لیے میں مٹھائی بانٹ رہی ہوں۔ وہ مٹھائیاں بانٹتا ہوا باغ کے اندر بڑھنے لگا۔ سپاہی اور مالی حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے، مگر اس کے چہرے پر اتنا یقین اور جوش تھا کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے کرتے اس کمرے تک جا پہنچا جہاں ریزسٹنگ قید تھا۔ پہرے داروں نے روکا تو اس نے عاجزی سے کہا، بس ایک لمحہ دو، اندر والوں کو بھی مٹھائی دینی ہے۔ اصرار کے بعد پہرے داروں نے اجازت دی۔ اندر جا کر کبیر نے شہزادی سے آہستہ کہا، وقت بہت کم ہے، یہ لباس پہنو اور فوراً نکل جاؤ، یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ چند لمحوں بعد شہزادی کبیر کے بھیس میں وہاں سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف رئیس اور کبیر رہ گئے۔ جب سپاہی اندر گھسے تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ شہزادی تو غائب تھی۔ کبیر نے موقع دیکھ کر بلند آواز میں کہا، کیا یہی تمہاری سلطنت کا دستور ہے؟ ایک مسافر سے یوں سلوک کیا جاتا ہے؟ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ کوئی عورت نہیں بلکہ دو اجنبی دوست تھے تو اس کا غصہ ان محافظوں پر اترا جن کی غفلت سے پورا معاملہ پھیل گیا تھا۔ وہ دھاڑا، میری بیٹی کی عزت کا سوال بنا دیا تم نے اپنی حماقت سے۔ پورا باغ خاموش ہو گیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب بادشاہ کو سارا ماجرا معلوم ہوا تو اس کے دل پر ندامت چھا گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے رئیس کے بارے میں غلط فہمی سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے حکم دیا کہ رئیس اور کبیر دونوں کو شاہی ضیافت پر بلایا جائے۔ باغ کے عالیشان کمرے میں سنہری پردے، خوشبودار دیے اور قیمتی برتنوں میں کھانے سجائے گئے۔ رئیس اور کبیر ادب کے ساتھ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، رئیس، میں نے تمہیں بغیر سمجھے قصوروار ٹھہرایا، مگر آج میں تمہاری بردباری، تمہاری محبت اور تمہاری خلوص سے متاثر ہوں۔ تم میں وہ وقار اور سکون ہے جو ایک بادشاہی خاندان کے داماد میں ہونا چاہیے۔ رئیس نے سر جھکا کر کہا، جہاں انصاف اور رحم ہو وہاں غلطی کا کوئی بوجھ نہیں رہتا۔ میں آپ کی سلطنت کی عزت کو اپنے دل میں رکھوں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر شہزادی کیسرا کی طرف دیکھا، اور میری بیٹی کیسرا نے جس کے دل میں اپنی محبت جگائی وہی میرے لیے سب سے بہتر انتخاب ہے۔ آج سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ رئیس کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ پوری فضا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کیسرا کے چہرے پر حیا اور خوشی کی روشنی ایک ساتھ تھی، اور رئیس کے دل میں شکر گزاری کا سمندر امڈ آیا۔ شادی کے دن شاہی محل اور پورا گاؤں پھول گڑھ سجا دیا گیا۔ کبیر، جو کبھی جدائی کا دکھ جھیل رہا تھا، اب اپنے دوست کی خوشی میں سب سے آگے تھا۔ بادشاہ قدوس نے کہا، یہ وہی دوستی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، سلطنتوں کو مضبوط بناتی ہے اور محبت کو دوام دیتی ہے۔ یوں قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایک غلط فہمی سے ٹوٹی دوستی سچائی اور خلوص سے بندھی رشتہ داری میں بدل گئی۔
رئیس اور شہزادی کیسرا کی کہانی آج بھی لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ خلوص، سمجھ بوجھ اور محبت ہر زخم کا علاج ہے اور قسمت انہی کے قدم چومتی ہے۔